नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। देवभूमि डायलॉग के मंच पर आज हैं गढ़वाल लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल और उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि उनको इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा हुआ है और एक तरह से उनको भटकाने की कोशिश की जा रही है। और किस तरह से वो इस लोकसभा चुनाव को देख रहे हैं, इस पे बात करने के लिए गोदियाल जी बहुत धन्यवाद। तो ये जो नोटिस आया, आपने कहा कि साहब ये मुझे भटकाने की कोशिश की जा रही है, परेशान करने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ऐसा है कि कहीं आप परेशान तो नहीं हो रहे? देखिए, इस नोटिस की पहले की पृष्ठभूमि मैं आपको अवगत करा दूं। मैं 2017-18 तक महाराष्ट्र में विभिन्न काम करता था। मेरी कंपनी थी और मैं काम करता था। ज़्यादातर सरकारी काम होते थे, अधिकांशतः क्या 99% सरकारी काम थे। 2016 में जब ज़बरदस्ती हम पर सरकार तोड़ने के लिए दबाव डाला गया तो हम नहीं माने। उसके बाद मेरी इनकम टैक्स की स्क्रूटनी की गई, जिनको हम कानूनन हमने फेस किया। अब उसके बाद अब जो है मैं फिर चुनाव लड़ रहा हूँ, तो इस समय इनकम टैक्स मेरे घर पे गए, इनकम टैक्स के लोग बम्बई में, और उन्होंने मेरे परिवार वालों को इस तरह धमकाने की कोशिश की कि कल, ये परसों की बात है, परसों इनकम टैक्स के लोग मेरे घर पे गए, घर पर धमकाने की कोशिश की और ये नोटिस सर्व किए कि उनको हाजिर रहने के लिए कहो। चूँकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो इसी टाइम इतनी कठोरता से कार्रवाई करना, और क्या मकसद हो सकता है कि तत्काल मुझे हाजिर होना है। इनकम टैक्स से नोटिस अलग कर दिए अभी, इसके अलावा ESIC से अलग नोटिस कर दिए, इसके अलावा एक्साइज, ये जो सर्विस टैक्स होता था पहले, उस डिपार्टमेंट से अलग नोटिस कर दिए। तो ये निश्चित रूप में डराने की कार्रवाई है। नहीं, लेकिन और दूसरी बात, हाँ, कि 2018 के बाद चूँकि मेरे पे तमाम कार्रवाइयाँ की गई, जहाँ जहाँ मेरे काम चलते थे उन पर जांचें की गई, तो मैंने कोई काम ही नहीं लिया। 2018 के बाद मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन 2018 के पहले के मामलों पर अब ये संज्ञान ले रहे हैं। मुझे मालूम है मैंने कोई गलती नहीं की है। ये मेरा बाल बांका नहीं कर सकते हैं, बाल बांका। सिर्फ ये है कि ये इतना भर करने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव में जो मेरा एकाग्रता बनी हुई है, उस एकाग्रता को तोड़ें, मेरे मनोबल को तोड़ें, मुझे डराएं। लेकिन मैं पहाड़ का पत्थर हूँ, मैं इनके हथौड़े से टूटने वाला नहीं हूँ। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, जो सालाना भरते हैं, तो जाहिर है उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज होंगी जिसके आधार बनाकर उन्होंने आपको नोटिस भेजा है, या आपको लगता है सिर्फ उठा के नोटिस भेज दिया, ऐसा तो हुआ नहीं होगा? देखिए, अगर उनको कुछ ऐसी बात जानकारी है तो उसका उन्होंने जिक्र करना चाहिए। मैं आपको इनकम टैक्स के उस नोटिस की कॉपी दे दूंगा, जिसमें उन्होंने कोई असेसमेंट ईयर का जिक्र नहीं किया है, कोई फाइनेंशियल जो गड़बड़ी है उनका कोई जिक्र नहीं किया है। सिर्फ 131 के अंतर्गत कहा है कि आप हाजिर हों। मतलब आपको कौन से ईयर का है ये अभी तक नहीं मालूम किया है, ये भी नहीं किया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं बोल रहा हूँ ना कि वो खुद गए, हमारे घर पे गए, इनकम टैक्स के 3 अधिकारी हमारे घर पे गए, और घर पे जाने के बाद उन्होंने ये नोटिस पकड़ाते हुए डराने की कोशिशें की। तो ये क्या है? तो आपको व्यक्तिगत तौर पे हाजिर रहने को कहा गया? आप जाहिर मुझे व्यक्तिगत तौर पर हाजिर रहने को कहा गया, लेकिन मैं वहाँ अपने वकील को भेज रहा हूँ, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को भेज रहा हूँ कि वो इसका जवाब दें। और अगर ऐसा ही है तो गिरफ्तार करें ना मुझे। अगर मैंने कुछ ऐसा कर रखा है, गिरफ्तार करें मुझे। भट्ट जी, इसको जनता समझती है। जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी देश में फौज का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दबाने के लिए किया जाता है, यहाँ ED, CBI, इनकम टैक्स, इस तरह की जो संस्थाएं हैं, उनका तमाम उन लोगों का, इन एजेंसियों का इस्तेमाल हमारे जैसे लोगों को दबाने के लिए किया जाता है। हम जो है, हम राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनके, लेकिन इस देश के नागरिक हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि उनसे ज़्यादा देशभक्त हैं। सिर्फ ये है कि हम ढकोसला नहीं करते, हम दिखावा नहीं करते हैं। ये देशभक्ति हमारे मन में है। और गणेश गोदियाल पिछले 25 सालों से इनकम टैक्स पे ही है। जो मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी अभी चुनाव लड़ रहे हैं, वो बताएं ना, वो आज इतनी बड़ी संख्या में धनबल का प्रयोग कर रहे हैं, उनके पास कहाँ से आया? क्या उनके पिताजी की कोई फैक्ट्री थी? गणेश गोदियाल व्यवसायी था। गणेश गोदियाल ने अपने परिश्रम से मुंबई के चेंबूर नाके में केले की रेडी लगाकर 10 पास किया, और उसके बाद सिविल कंस्ट्रक्शन के व्यवसाय में मैं आया, और मैंने जो भी धन अर्जित किया वो अपने गांव में, राठ में, बहुत इंटीरियर इलाके में, वहाँ के लोगों के, वहाँ के बच्चों के उत्थान के लिए राठ महाविद्यालय की स्थापना की। मैंने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे इनकी ED, इनकी CBI, इनका इनकम टैक्स
मुझे सजा दे सके। तो और आप दूसरी परेशान बात नहीं है? दूसरी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं परेशान होता तो मैं कल तक मेरे पास फोन आ रहे थे इनके कि अभी भी शरणागत हो जाओ। क्यों शरणागत हो जाओ? हम अपने को, आप कह रहे हैं, आपको बीजेपी कह रही है कि आप शरणागत हो जाओ। हाँ, ये तो बहुत BJP बड़ा एलिगेशन है। एलिगेशन क्या, बीजेपी लगातार लगी हुई है कि आप शरणागत हो जाइए, लेकिन मैं ये मानता शरणागत हूं, के साथ कुछ ऑफर भी तो होगा आपके लिए। वो ठीक है। मैं उनको भी इतना बेइज्जत नहीं करना चाहता जिस स्तर तक वो गिरे हुए हैं, और ये इसलिए नहीं करना चाहता कि कहीं लोकतंत्र की हानि ना हो जाए। लोगों को जब ये बात पता लगेगी कि भारतीय जनता पार्टी कितने नीचे तक गिरी हुई है, गिर सकती है, तो उससे अंततोगत्वा लोकतंत्र का नुकसान है। बहुत घटिया बातें हैं। कल में बीजेपी का आपने जो एलिगेशन लगाया, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बीजेपी ये कह रही है कि साहब ये तो सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन्होंने गलत किया होगा इसीलिए तो इनकम टैक्स का नोटिस आया, और अगर उन्होंने कुछ गलत ही नहीं किया तो फिर उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं उन लोगों को ये पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने अजीत पवार के बारे में जो कोट किया था, क्या वो बिना गलती के किया था? कि 72,000 करोड़ के आरोपी हैं, 72,000 करोड़ के फ्रॉड के आरोपी हैं अजीत पवार, ऐसा उन्होंने कहा। और उसके बाद दूसरे दिन वो बीजेपी की शरण में चले गए और सब आरोपों से परे हो गए। और गणेश गोदियाल को ठीक इसी दिन, कल 19 तारीख, परसों 19 तारीख को घर पे जाके नोटिस दिया जा रहा है, घर पे जाके। कहीं ऐसा तो नहीं, आपने एक बयान दिया था, मैं देख रहा था, उसमें आपने कहा था, आप पब्लिक में कह रहे थे कि साहब देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये विकिपीडिया कह रहा है कि गणेश गोदियाल एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है। तो इसका कहीं ऐसा तो नहीं, इसका देखिए, इस क्रिया की प्रतिक्रिया है ये? देखिए, विकिपीडिया में मैंने तो नहीं कहा, विकिपीडिया में लिखा है वो, मैंने तो नहीं लिखा। एक जाना माना स्थापित और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है वो। अगर वो कह रहा है तो कुछ तो बात होगी। और अगर मैंने ये बात को सार्वजनिक किया तो बीजेपी को इसमें दर्द क्यों हो रहा है? वो अपने कैंडिडेट को और ज़्यादा ईमानदार बताए ना। उनके चैनल को, इस विकिपीडिया ने उनके कैंडिडेट को क्यों नहीं कह दिया ईमानदार है? ऐसा है बड़ी जी, मैं बिल्कुल डरने वाला नहीं हूँ। मैं इस पर विश्वास करता हूँ कि वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर होते हैं, बतेरे लोगों को लिखा जाता है कि लिखते हैं लोग अपने अपने लोगों के लिए गढ़वाल का शेर, गढ़वाल का शेर। लेकिन शेर वो होते हैं जो वीर होते हैं, और वीर वो होते हैं कि जो अपनी बात पे अडिग रहते हैं, अपने इरादों पर अडिग रहते हैं, जनता का नेतृत्व करने में इस रूप में सक्षम होते हैं कि जनता को हम सही दिशा दे सकें, जनता के हित में लड़ाई लड़ सकें, और तब जाके वो वीर कहलाते हैं। परिस्थितियां कुछ भी हो, आप मैदान नहीं छोड़ेंगे, आप हथियार नहीं डालेंगे, ये बिल्कुल क्लियर कट है। नहीं, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं तो इस बात से भी थोड़ा नाखुश हूं कि आप इस तरह का प्रश्न क्यों उठा रहे हैं। बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं उठता है कि हम बीजेपी के आगे झुक जाएं। एक और बात, ये जो लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं, आप देखिए मनीष खंडूरी पिछली बार सांसद का चुनाव लड़े थे, जहां से अब आप लड़ रहे हैं। आपके सिटिंग विधायक, जो एकमात्र विधायक थे बीजेपी के, वो आपका साथ छोड़ गए। कई ब्लॉक प्रमुख, कई जिला पंचायत, 2 आपके जो विधानसभा में कैंडिडेट थे वो आपका साथ छोड़ गए। कुल मिलाकर बीजेपी कह रही है हमने 12,000 लोगों को ज्वाइन करा है। इससे क्या आपको लगता है, आपके मनोबल में फर्क पड़ता है कि साहब कल तक जो आपके साथ थे वो एक रात में दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं? देखिए, ये प्रश्न और ये प्रश्न चिन्ह उन लोगों के चरित्र पर है। मनीष खंडूरी ने 2 दिन पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये बात कही कि बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि ये जहाँ से आया था वहीं चला जाएगा। 2 दिन पहले लिखा उन्होंने। लेकिन मेरी आइडियोलॉजी कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। तो ये उनके कैरेक्टर पर प्रश्न चिन्ह है कि भाई वो 2 दिन पहले ऐसा कह रहे हैं और आज बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं। रातों रात कौन सी खिचड़ी पकी कि वो बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं? जब वो कांग्रेस में आए थे तब वो राहुल गांधी जी के थ्रू कांग्रेस में आए थे। उन्होंने राहुल गांधी जी का विश्वास जीता, और अगर उन्होंने धोखा भी किया है तो राहुल गांधी जी के विश्वास के साथ धोखा किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उस समय भी सहजता से, मुझे लगता है कि उन्हें नहीं पचाया। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैंने बहुत ईमानदारी से, मैं भगवान बद्री विशाल की सौगंध खा के कह सकता हूँ कि जितना मैंने अभी मैं अपने लिए प्रयास कर रहा हूँ, मैंने इतना ही प्रयास उनके लिए भी किया। उनसे पूछ लीजिए कभी। मैं मानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि अंतरात्मा से वो भी कभी इस बात को नहीं झुठला सकते कि गणेश गोदियाल ने उनके लिए कम प्रयास किया। और इस समय भी लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए मैं उसमें भी सौगंध खा सकता हूँ कि जब तक वो कांग्रेस में थे हम उनके पीछे लगे थे कि इनको चुनाव लड़ाइए, हम इनके साथ हैं। लेकिन कैरेक्टर का क्या कहें कि 2 दिन पहले कांग्रेस की बात करते हैं, 2 दिन बाद इनकी बात करते हैं। भंडारी जी का आपको स्वयं ही पता है कि भंडारी जी जहाँ रुद्रप्रयाग में मेरे साथ थे, वो कितनी बातें कहे। अगर उनका पूरा आप देखें, पूरा वो देखें, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक व्यक्ति को खरीदना चाहती है। प्रत्येक जिसकी जितनी कीमत है उसकी उतनी
और ज़्यादा डबल कीमत देना चाहती है, तब खरीदना चाहती है। उन्होंने ये आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर। अब उन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि भाई ऐसा क्या हुआ। बट वो कह रहे हैं कि उनको अपना भविष्य दिख नहीं रहा था कांग्रेस में, वो बड़ा असुरक्षित महसूस कर रहे थे, उनके क्षेत्र के काम नहीं हो रहे थे, लोग उनके पास आते थे, कहते थे साहब हमारा ये काम कर दो, मैं कर नहीं पा रहा था, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर जो विधायक अपने क्षेत्र में काम ना करा पाए वो किस बात का विधायक, ये कह रहे हैं राजेंद्र भंडारी। बात सुनिए, लीडरशिप के गुण नहीं है ये लीडरशिप थोड़ी होती है कि काम नहीं हो रहे हैं तो दूसरी पार्टी में चले जाओ। हम लीडर हैं तो हमको सरकार को मजबूर करना है अपने दम पर कि आप काम करें, सरकार को काम करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं कर्णप्रयाग से और पैठानी आ रहा था, रास्ते में तमाम लोग मुझे मिले जो दुकान चलाते हैं, नौटी में मिले, नैनी में मिले, तमाम जगह पे लोग मिले। नैनी साइड में लोगों ने कहा कि साहब हमें ऑर्डर आया है कि ये 30 मीटर का रोड होना है और सब ध्वस्तीकरण के आदेश आ रखे हैं। पैठानी में ध्वस्तीकरण हो ही गया है। मैंने वहीं से हुंकार भरी और मैंने धामी जी को चेताया कि खबरदार, हमारे पुश्तैनी जो लोगों के मकान बने हुए हैं, इन मकानों को आप इस तरह ढाओगे तो ये ज्यादती होगी और हम इसमें चुप नहीं बैठेंगे। मैंने लीड ली और जब मेरा संदेश धामी जी तक पहुंचा, उसी शाम को धामी जी का संदेश मतलब ऑर्डर हो गया कि फिलहाल ये तोड़ने की कार्रवाई स्थगित की जाती है। तो ये लीडरशिप के गुण हैं। क्या मैं डर जाऊं कि मैं धामी जी की शरण में चला जाऊं कि साहब नहीं मकान टूट रहे हैं आप बचा? ऐसा थोड़ी होता है, लोकतंत्र है, हम विपक्ष में है, विपक्ष का काम है कि सरकार को कान पकड़कर उठक बैठक कराना, ये हमारा काम है। तो अगर हम इस तरह शरणागत हो गए तो भंडारी जी जो ये कह रहे हैं कि उनका भविष्य कांग्रेस में उनको दिख नहीं रहा था, तो इसका मतलब वो अपने लिए राजनीति कर रहे होंगे। फिर पब्लिक के लिए राजनीति करनी है तो सत्ता पक्ष की भी राजनीति पब्लिक के लिए हो सकती है जो करते हैं, और विपक्ष की राजनीति भी पब्लिक के लिए हो सकती है। बट सर, ये तो आप लोगों को भी आकलन करना चाहिए ना, आपके इतने सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो आपकी स्टेट लीडरशिप पे भी ये सवाल है कि सब क्यों छोड़ के जा रहे हैं। इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन नहीं है, इसका मतलब आप उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं कि हम मिलकर लड़ेंगे, आज नहीं तो कल समय बदलेगा। देखिए, हर एक मन की मजबूती का हर एक व्यक्ति का स्तर अलग अलग होता है। जिस प्रकार से धातुओं का गलनांक अलग अलग होता है, कोई कितने डिग्री पर गलता है, कोई कितने डिग्री पर गलता है। पानी का गलनांक 100 डिग्री है, दूध का गलनांक थोड़ा कम है, और तमाम द्रवों का गलनांक आगे पीछे है, तेल का और ज़्यादा है। इसी प्रकार मनुष्यों के हृदय का गलनांक भी अलग अलग है। कोई थोड़े में गल गए, कोई बिल्कुल नहीं गल रहे हैं। और आपको यकीन दिला दूं मैं, ये नेताओं के आप नहीं करेंगे। मेरी बात सुनिए, नेताओं के मन का गलनांक कम डिग्री का हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मन का गलनांक बहुत हाई है। ये अगलनीय है, ये गल नहीं सकता है। और जहाँ जिस गोपेश्वर की आप बात कर रहे हैं, ये निश्चित है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि वो प्रभावशाली नेता कांग्रेस के थे, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे भाई थे, हम सुख दुख में एक दूसरे के साथी थे। वो हमेशा मेरी बात मानते थे, मैं उनकी बात मानता था। मैं उनका इतना आदर करता था कि अभी पिछली बार कर्णप्रयाग में जो छात्र संघ का समारोह हुआ, उसमें छात्र संघ ने मुझे चीफ गेस्ट बुलाया, अभी 10 दिन पहले की बात है। और जब मुझे चीफ गेस्ट बुलाया, मैंने कहा भाई तुम्हारे यहाँ इतना बड़ा नेता हमारा है, राजेंद्र भंडारी हैं, आप उनको चीफ गेस्ट बुलाइए। उन्होंने कहा नहीं साहब, हम तो आप ही को बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा मैं उनके होते हुए आऊँगा ही नहीं। तो बोले फिर कैसे होगा? मैंने कहा उनको चीफ गेस्ट बुलाइए, मुझे विशिष्ट अतिथि बुला दो, मेरे को छोटा बन के जाने में भी कोई दिक्कत नहीं। जब मंत्री बनने की बात आई, मैं आज इसको डिस्क्लोज कर रहा हूँ, मुझे पार्टी हाईकमान ने ये कहा कि हमको एक नेतृत्व वहाँ मजबूत करना है। मैंने कहा भंडारी जी को मंत्री बनाइए। तो हमने तो हमेशा साथ दिया और अब तक उन्होंने भी दिया। और ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जब वो गए, पता नहीं कौन सी मजबूरी में गए, उन्हें क्या डर, निश्चित रूप में उनको डर दिखाया गया होगा। नहीं, वो कह रहे हैं मुझे कोई डर नहीं दिखाया गया। वो भले बोले, मुझे कोई ऑफर भी नहीं दिया गया। वो ठीक है, वो जो बोले हैं वो तो भाई, अगर ऐसी बात थी तो कपड़े भी नहीं बदल पाए हो। देहरादून पहुंचते ही पता नहीं कैसे वो दिल्ली पहुंच गए। जो व्यक्ति रुद्रप्रयाग में इतनी बड़ी बातें कह सकता है, वो दूसरे दिन इतना तत्काल नहीं बदल सकता। पर जो भी हो, उन्हें जो भी डर दिखाया गया हो, उन्होंने उसके बावजूद ये कहा है कि मुझे दुख है कि गणेश गोदियाल ने हमेशा मेरा साथ दिया पर मैं उनका साथ नहीं दे पा रहा हूँ। ये कहा उन्होंने, आपने सुना होगा, मीडिया में चल रहा है, वो सोशल मीडिया में चल रहा है, ये कहा उन्होंने। तो इसका अर्थ ये है कि हम दोनों की आत्मीयता इतनी नज़दीक की थी कि मैं लोकसभा में भी उनको कह रहा था कि आप लड़िए। उन्होंने मुझे फोर्स किया कि नहीं आपको लड़ना है, और आप चुनाव जीत रहे हो, आपके प्रति सिंपैथी है। भाई आपको तो यहाँ कह गए वो चुनाव जीत रहे और वहाँ वो बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी के फेवर में वोट मांगेंगे। हाँ, तो ये दुखद है। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, लोग हतप्रद हैं।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो प्रभावशाली नेता हैं उस क्षेत्र के। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि जितने कांग्रेस के चुने हुए लोग थे वो सब के सब कुछ ना कुछ उनके प्रभाव में होंगे, वो जाएंगे वहाँ। लेकिन जो कार्यकर्ता है, जो वोटर है, वोटर रिएक्ट कर रहा है। मैं गोपेश्वर में बहुत लोगों से मिला और कई बीजेपी के लोग मुझे वहाँ पर आए मेरे पास, जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि ये इस प्रकार का बीजेपी का जो चरित्र है हमें पसंद नहीं है, कि वो तमाम कांग्रेस के लोगों के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। ये कहा लोगों ने स्पष्ट। तो वोटर इसमें रिएक्ट करेगा। आप कह रहे हैं एक एक करके सब चले गए। नेता जो कम गणनांक का सामर्थ्य रखते हैं वो भले चले जाएं, लेकिन असली लोकतंत्र में जो निर्णय करता है वो वोटर है, और वो वोटर मेरे साथ। बट गोदियाल साहब, वोटर के भी तो मनोबल पे फर्क पड़ता है ना। अगर एक के बाद एक आपके महारथी जो हैं वो आपका साथ छोड़ते चले जाएं, और अभी पता नहीं अभी कितने छोड़ेंगे, तो फिर वोटर को भी तो लगता है ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं वोटर को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि भाई मैं पूरी सामर्थ्य के साथ स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी के पद चिन्हों पर चलते हुए गढ़वाल की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, गढ़वाल के और उत्तराखंड के तमाम मतदाताओं का हक उन्हें दिलाने के लिए, कौन सा हक जो अतीत से हमें हक मिलते रहे थे, उन हकों को दिलाने के लिए जिनका जिक्र मैं अभी करूंगा। मैं कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, मैं उस पर विश्वास करता हूँ जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था। मैं उस पर विश्वास करता हूँ और उस विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और कौन से हक, उन हकों का मैं जिक्र कर दूँ। वो हक कौन से हैं? मैं पूछता हूँ भट्ट जी, बड़े बड़े लोगों के कर्ज माफ़ किए गए। जिन लोगों के कर्जे माफ़ किए, अडानी अंबानी जो भी थे ये, जिनके कर्जे माफ़ किए गए, उसमें उत्तराखंड का कौन सा व्यवसायी था जिसका कर्जा माफ़ किया गया? उत्तराखंड का एक व्यवसायी था जिसका करीब 500-600 करोड़ रुपए का फ्रॉड है कुछ बैंकों का। उसका कर्जा अपील में उसने डाला था कि भाई मुझे माफ़ कर दिया जाए। जब नहीं डाला और केस दर्ज हो गया उस पर, वो आज बीजेपी में चला गया। उत्तराखंड का वो व्यवसायी बीजेपी में चला गया। तो उत्तराखंड के एक भी व्यवसायी का कर्जा माफ़ नहीं किया। उत्तराखंड को क्या मिला था? एक ये अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हमारे लोग सेना में भर्ती होंगे, हमारे उस हक को बंद कर दिया गया। अगर प्रधानमंत्री जी के और गृह मंत्री जी के गृह राज्य के लोग, उनकी मुख्य आजीविका का साधन अगर फौज होता, तो क्या प्रधानमंत्री जी फौज की नौकरियां बंद करते? आज हमारे उत्तराखंड में तमाम रेलवे के कारोबार, हाईवेज के कारोबार, बड़े बड़े ठेकेदार कौन हैं? सब वहाँ से आए लोग हैं। हमारे लोग पेटी कॉन्ट्रैक्टर का छोटा मोटा काम कर रहे हैं और ये बड़े वहाँ से आए हुए ठेकेदार इनका पेमेंट तक नहीं कर रहे हैं। आज पहाड़ का तमाम जो काम करने वाले लोग हैं, ठेकेदार हैं, छोटे ठेकेदार, तमाम लोग परेशान हैं। सब नीचे से लोग आ रहे हैं। इनके हक की लड़ाई लड़ूंगा मैं। इनके हक की लड़ाई लड़कर मैं इनको न्याय दिलाऊंगा, इनको हक दिलाऊंगा। ये मैं करना चाहता हूं। गोदियाल साहब, ये तो आपने, मैं एक लार्जर पर्सपेक्टिव की बात करता हूँ। आप सब लोग कहते हैं हम गढ़वाल की आवाज़ बनेंगे। आप उस गढ़वाल की आवाज़ बनेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा पलायन है। कम से कम पौड़ी में तो माइनस पॉपुलेशन ग्रोथ है, माइनस में पॉपुलेशन ग्रोथ है। आप उस गढ़वाल की आवाज़ बनने की बात कर रहे हैं 24 साल से, जहाँ का पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा कम है। आप उस पौड़ी की बात करें जहाँ बेरोजगारी है, अच्छी शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य की दिक्कत है। तो आज तक वहाँ के लोग करें तो करें किस पे विश्वास? इतनी सारी परेशानियाँ वहाँ पूरे एरिया में। मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तराखंड बनने के बाद जो समय बीता है उसमें 2 बार, करीब 2 बार कांग्रेस को शासन करने का मौका मिला और 3 बार भारतीय जनता पार्टी को शासन करने का मौका मिला। मैं ये नहीं कहता कि किसी भी क्षेत्र में विकास कम हुआ है। विकास काफ़ी हद तक भौतिक विकास हुआ है। तो सड़कें बनी हैं, पेयजल की सुविधा हुई है, स्कूल बने हैं। लेकिन वास्तविक रूप में जिस मांग के लिए उत्तराखंड बना था वो था रोजगार। जो रिजर्वेशन की बात थी वो इसीलिए तो थी कि हम ये समझते थे कि भाई हमको इस रिजर्वेशन के कारण, मंडल कमीशन के कारण हमें जो है नुकसान हो रहा है। तो उसके बाद ये बातें उठी और उत्तराखंड की मांग बहुत तेज़ी से जोर पकड़ी। हालांकि मांग बहुत पुरानी थी, लेकिन उस समय से बहुत तेज़ी से जोर पकड़ी। उसके पीछे नौकरियों में जो हमारे लिए मौके थे, उन मौक़ों में जब कमी आई तो वो कारण था कि हमने अलग राज्य की मांग की। तो मैं इस बात को निश्चित रूप में मानता हूँ कि रोजगार की दृष्टि में सरकारों ने जो करना चाहिए था वो नहीं किया। मैंने कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव था तब मैंने ये बात कही थी कि आप हम पर भरोसा करिए, हम प्रत्येक व्यक्ति को
उनके हाथों को रोजगार देंगे, लेकिन हम विश्वास नहीं दिला पाए लोगों को। और आज भी इस बात को दोहरा रहा हूँ कि यहाँ के लोग जिस दिन हम पर राज्य में भी एक छत्र विश्वास करेंगे, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस उत्तराखंड को, हमारी सरकार जब भी बनेगी, हम उत्तराखंड को बेरोजगारी से मुक्त कर देंगे। मेरे पास उसके फार्मूले हैं। अब यहाँ इंटरव्यू में इतना समय नहीं होता, लेकिन उस पूरे फार्मूले का मंत्र ये है। जब आप तब तो जब 2012 में आपकी सरकार आई तब ने आपने वो फार्मूले बता देने थे, आप बहुगुणा जी को बताते थे, हरीश रावत को बताते थे। वो फार्मूले का मंत्र वो भी बताता हूँ आपको। फार्मूले का मंत्र ये है कि उत्पादकता ही रोजगार की जननी है कहीं भी विश्व में। और अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकारों ने हमारी उत्पादकता को इस रूप में परस्यू नहीं किया, या इस रूप में पैदावार नहीं बढ़ा पाए सरकारें कि जो हम उसमें रोजगार के अवसर। मैं आपको एक काउंटर करना अब आपने जो प्रश्न पूछा था सर कि बहुगुणा जी और तिवारी जी, ये मेरा दुर्भाग्य था। मैं उदाहरण दे रहा हूँ तिवारी जी का। मैंने तिवारी जी की सरकार में एक रोजगार की दृष्टि से उस समय मेरे विधानसभा क्षेत्र में 200 स्वायत्त समिति, कोऑपरेटिव स्वायत्त समितियों का गठन किया। मैंने उसमें उनको उनके स्तर पर काम देकर और एक प्रोसेसिंग सेंटर की कल्पना की, और तिवारी जी के पास गए कि साहब ये करना है। हमारे ही नेता, कांग्रेस के एक बड़े नेता ने तिवारी जी पर चाबी भर दी कि मत करना इसका काम, ये बहुत फेमस हो जाएगा। ये सच्चाई है। अब चूंकि मैं उस समय जूनियर नेता था, तो तिवारी जी ने सीनियर नेता की बात मान ली। जहाँ तक बहुगुणा जी का प्रश्न है, बहुगुणा जी आयातित मुख्यमंत्री थे। बहुगुणा जी यहाँ की बातों को समझते ही नहीं थे। यहाँ के मिट्टी की सुगंध का उन्हें, मुझे लगता है कि यहाँ की मिट्टी की सुगंध से तो उन्हें घृणा थी। वो तो ठीक है कि वो स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी के पुत्र थे और इसलिए लोगों ने उन पर विश्वास किया। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि यहाँ की राजनीति में वो कहीं से भी इस रूप में लोग उनको स्वीकार करते कि ये हमारे मुख्यमंत्री। बट सर, ये तो क्वेश्चन लीडरशिप के ऊपर है ना। आपने कहा आयातित थे, लीडरशिप ने आयातित लोगों को भरा क्यों? तो इसका मतलब मिस्टेक्स हुई। आज कांग्रेस की अगर ये स्थिति है तो कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं। आप मानते हैं? मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं गलतियां हुई। सर, आपने कहा रोजगार की बात, मैं आपको एक और बात कहता हूं। अगर आप देखेंगे पूरा गढ़वाल क्षेत्र आज भी कृषि पे निर्भर करता है साहब। 75% 80% आज भी खेती करते होंगे। वो दिन में खेत में उनके जंगली जानवर हैं, रात को बाग गुलदार उन्हें परेशान कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में अगर आप क्या उनको कहेंगे कि साहब आप उनको कैसे निजात दिलाएंगे अगर आप उनके बीच में जाते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? मैं कहूँगा, देखिए, अगर इच्छा शक्ति हो तो दुनिया में कोई भी काम असंभव है, ऐसा नहीं है। असंभव कुछ नहीं है, हर चीज़ संभव है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सरकारों को अब चाहे जैसे गढ़वाल में 14 सीटों में से 13 सीटें बीजेपी के विधायकों की हैं, आज 14 हो गए, पूरे उनके साथ चले गए। ये स्थितियां विधायक जानते हैं कि उनके यहाँ क्या स्थिति है। नहीं, 14 तो तब होंगे। हाँ, नहीं, अब भंडारी जी भी चले गए ना वहाँ। हाँ, 14 हो गए वो। हाँ, लेकिन उपचुनाव होगा ना, इनकी तो सीट बची नहीं होगा, पर अभी तो उन्हीं के साथ है। बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि आपने बंदरों की समस्या की बात की, ये 13-14 जितने भी विधायक हैं, ये अगर सरकार पर दबाव डालें कि भाई हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि गाँव में लोग जो बंदरों के आतंक से परेशान हैं, इसको ख़त्म करने के लिए आप स्कीम बनाइए, तो सरकार और सरकार के जो भी अधिकारी और विशेषज्ञ इसमें बैठ के बात करेंगे। कोविड आया, चेचक था, तमाम चीज़ें थी, तो उपचार आया ना उसका। तो बंदर एक समस्या है तो उसका उपचार है। मैं उनको मारना उचित नहीं समझता, लेकिन उनकी संख्या को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है और इसको किया जा सकता है। अब जैसे बीजेपी है, वो कह रही कि साहब आज गोदियाल जी चाहे श्रीनगर जा रहे हैं, पौड़ी जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। पहले वो कितना समय लगता था, अब कितना समय लग रहा है। हाईवेज तो हमने बना रखे, हम रेल पहुँचा रहे हैं कर्णप्रयाग तक, हमने बद्रीनाथ रीडेवलपमेंट प्लान, केदारनाथ रीडेवलपमेंट प्लान शुरू कर दिए हैं। डबल इंजन की हमारी सरकार है, विकास चारों ओर दिख रहा है। तो इसका आपके पास क्या जवाब दे दूं? उनको मैं आईना दिखाना चाहता हूं। ये भूल जाए वो कि कर्णप्रयाग रेल लाइन उनकी देन है। कर्णप्रयाग रेल लाइन कांग्रेस की सरकार में एंटनी साहब ने उसका शिलान्यास किया, उसके लिए बजट पारित हुआ, सर्वे का काम शुरू हुआ। 2014 में इनकी सरकार बनी। इनकी सरकार में हमारे समय में वो काम शुरू हो गया था, अब इनकी सरकार में वो काम पूरा हुआ। ये उनकी उपलब्धि नहीं है। देखिए, पेड़ कोई लगाता है, फल कोई खाता है। वो फल खा रहे हैं जरूर, लेकिन पेड़ लगाने वाली कांग्रेस है। कर्णप्रयाग रेल लाइन कांग्रेस की देन है। जो आज वो श्रीनगर 3 घंटे में पहुंचने की बात करते हैं,
वो तो स्वयं अपने को आईना दिखा रहे हैं। उन्होंने तो ऋषिकेश और बद्रीनाथ 4 घंटे में पहुंचने की बात की थी, लेकिन अगर 3 घंटे में कोई श्रीनगर भी पहुंच रहा है तो उसमें भी कांग्रेस की देन है, वो भी पेड़ कांग्रेस ने लगा रखा है। सिर्फ इन्होंने नाम बदली किया। कांग्रेस के समय में ये स्कीम प्रारंभ हो गई थी और उसका नाम था, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, यही सड़क श्रीनगर से लेकर और वहाँ श्रीनगर से लेकर और रुद्रप्रयाग तक कब हो गई थी चौड़ी? ये 2014 से पहले की बात है, तब हो गई थी। और अलग अलग पैच मैच ने होना था। इन्होंने सिर्फ काम ये किया कि उस समय उस योजना का नाम था राजमार्ग विस्तारीकरण, सुधारीकरण और विस्तारीकरण, ये सिंपल नाम था। इन्होंने उसका नाम क्या दे दिया? ऑल वेदर वे, ऑल वेदर रोड, ये नाम दे दिया और लोगों को लगा कि इन्होंने किया है। तो ये दूसरे के कामों पर डाका डालते हैं, अपना नाम लगा देते हैं। मैंने एक दिन किसी चैनल में कहा था कि केदारनाथ में जो कुछ हो रहा है वो हमारे टाइम में हो गया था। इन्होंने वो हमारे नाम के पत्थर हटा दिए, अपने नाम के पत्थर लगा दिए। काम तो बदस्तूर जारी ही है। नहीं तो आप पब्लिक को तो कन्विंस नहीं कर पाए। नहीं, हम कह रहे हैं, अब आप दिखा दें तो अच्छी बात है, आप न दिखाएं तो हम क्या कर सकते हैं। जो राष्ट्रीय मीडिया है, नेशनल मीडिया है, वो आज मोदी का और मोदी सरकार का भोंपू बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसे आए हैं, जो प्रधानमंत्री जी को कोविड में प्रधानमंत्री राहत कोष खत्म करके एक क्या कोष बना दिया था उन्होंने? पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड बना दिया था, जिसमें कानून ला गए थे कि इसका कोई ऑडिट नहीं होगा। ये कहाँ गया? ये उन भोंपुओं को गया है, जो भोंपू आज जनता की समस्याओं को दरकिनार रखते हुए प्रधानमंत्री के भोंपू बने हुए हैं, बीजेपी के भोंपू बने हुए हैं। ये पैसा उनको गया होगा, तभी तो जाके ये सब हुआ। ये तो खुलासे अब हो रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है कि मतलब ये बीजेपी के इस शासनकाल में ये फ़ोन पर जुआ खेलने का काम शुरू हुआ, जुआ खेलने का। और जो कंपनी ये फ़ोन पे जुआ खिलवाती है, कई परिवार बर्बाद हो गए और बीजेपी उनसे चंदा ले रही है। 1300 कुछ करोड़ है, कितने करोड़ वो जुआ खिलाने वाले से लिए। नहीं, उनसे चंदा तो डीएमके भी नहीं लिया, जो तमिलनाडु में आपका पार्टनर है। डीएमके भी नहीं लिया उससे। मेरी बात सुनिए, अगर किसी ने भी लिया है, अगर किसी ने भी ये लिया है, उसको परमिशन किसने दी है खिलवाने की? ये जो इस पे चल रहा है जुआ फोनों पे, ये किसने दी परमिशन? अब हो सकता है बहती गंगा में बहुतों ने हाथ धोए होंगे, लेकिन वो हाथ धुलाने वाले केंद्र की सरकार है। सर, एक बहुत कम, मैं जानता हूं आपको निकलना है, मैं 1-2 बातें आपसे और करना चाह रहा था। जो बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी, उन्होंने ऑफर दिया कि साहब राम मंदिर के तर्ज पे वो कर्णाश्रम को बदलेंगे। मतलब उनके पास ऑफर है देने के लिए पब्लिक को। वो बता रहे हैं कि साहब मेरी गारंटी है, गढ़वाल की गारंटी अब मेरी है। तो वो अपना एक ऑफर लेके पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। तो आपके पास भी कोई ऑफर है? मेरी बात सुनिए, मैं उनसे, जब उन्होंने ये बात कही थी, मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था कि कृपया वो आकर बताएं, मेरी बातों का जवाब दें, और वो ये बताएं कि 6 साल से वो उत्तराखंड के राज्यसभा के सांसद थे, तो उस समय उनको गढ़वाल में विकास करने से किसी ने रोका था? और इतने शर्म की बात है, वो बात गढ़वाल की करते हैं और राज्यसभा के सांसद के रूप में उन्होंने जब पर्चा भरा तो एड्रेस हल्द्वानी का है उनका। कहाँ के गढ़वाल के हों? कहाँ के हों गढ़वाल के? क्यों उन्होंने गढ़वाल के एड्रेस को छुपाया? क्या गढ़वाल का एड्रेस लिखने में शर्म आ रही थी उन्हें? आज गढ़वाल की बात कर रहे हैं। 6 साल से किसी ने हाथ बांधे थे उनके? नहीं, मतलब अगर उन्होंने क्या किया? कोई 3 साल के सांसद निधि में, 3 साल की सांसद निधि में तारामंडल की बात कर रहे हैं। वो तो प्रभावशाली व्यक्ति थे, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से उसके लिए बजट मुहैया कराते एक मुश्त, और वो 15 करोड़ जो लोगों के हित का पैसा था, छोटे छोटे कामों में तमाम जगहों पर देते। लेकिन 3 साल से फंड को दबाए रखा और अब लोगों का जो हक का पैसा था वो उसमें लगा रहे हैं। और वो भी अब जबकि नॉमिनेशन करने के लिए 4 दिन बाकी थे, तब आज तक क्यों नहीं किया? सवाल ये है कि आज गढ़वाल की बात कर रहे हैं और जीतेंगे तो दिल्ली की बात करेंगे, गढ़वाल की बात नहीं करेंगे। इसलिए गढ़वाल के लोगों से मेरा ये कहना है कि गढ़वाल में कहावत है कि दूर उबल अणछालो और नजदीको पदयंत्रो। तो मैं भी भले पदयंत्र छूँ, लेकिन ये पदयंत्र तुम्हारा काम होना, वही अणछालो तुम्हारा काम नहीं हो। लेकिन सर, मैं आपसे थोड़ा डिफ़र करता हूँ। मान लीजिए मेरा घर भीमताल में है और मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ता हूँ, तो ये गलत है? ये तो पूरा एक स्टेट है ना, या गढ़वाल और कुमाऊं कहाँ से आ गए? मैं ये कह रहा हूँ, मैं गलत कहाँ कह रहा हूँ? मैं कह ये रहा हूँ कि जब वो राज्यसभा लड़े तो उन्हें गढ़वाल का पता दिखाने में शर्म आ रही थी। मैं ये बता रहा हूँ,
भट्ट जी मुझे ये बात का जवाब दीजिए, आप मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे भी हाना चाहिए आपसे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि राज्यसभा अगर वो गढ़वाल के हैं तो राज्यसभा के नॉमिनेशन में उनको गढ़वाल का एड्रेस लिखाने में शर्म होनी चाहिए थी। जाहिर है उनको उनका जो एड्रेस है वो नहीं होनी लिखवाना चाहिए चाहिए, ना? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल। तो क्यों उन्होंने अपना एड्रेस चेंज किया, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जवाब उनसे पूछिएगा। बट सवाल इस बात का, मैं जरूर पूछूंगा, सवाल इस बात का है कि हम अपने प्यारे उत्तराखंड को गढ़वाल कुमाऊं में क्यों बांट देते हैं? ये आपने मुझसे प्रश्न कहा, ये आपने मुझसे प्रश्न किया कि भाई मेरा ये आरोप है उन पर कि वो बाहर के हैं, मैं यहाँ का, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ये करना नहीं चाहिए था। हम सब एक हैं, गढ़वाल के हैं, कुमाऊं के, हम सब एक हैं। मैं कल कुमाऊं में जाऊंगा तो क्या ऐसा थोड़ी है कि लोग वहाँ मुझे ये कहेंगे कि गढ़वाल का है? नहीं, कल के दिन मान लीजिए हाइपोथेटिकली अगर आप लड़ेंगे, आप ये गलत कहेंगे है, हाँ। ये गलत है कि मैं कुमाऊं में जाऊं तो मैं वहाँ का एड्रेस लिखाऊं और गढ़वाल में जाऊं तो मैं गढ़वाल का एड्रेस लिखाऊं, ये गलत है। हम सब एक हैं और हम जहाँ के हैं हमें वहाँ का एड्रेस लिखाना चाहिए। उसके पीछे भी उनकी कोई चाल थी, तो वो चाल के हिसाब से मैं ये पूछना चाहता हूँ। और छोड़िए, वो कहते हैं मैं गढ़वाल के लिए बहुत करूँगा। क्या करेंगे गढ़वाल के लिए? एक कितने साल हो गए, 7-8 साल हो गए, जो रामनगर से और मोहान जाने के बीच पुल है धनगढ़ी का, कितने साल से बंद है? वो तमाम पुल कितने साल से बंद है? किस चीज़ में बंद है? इसलिए बंद है कि जिस ठेकेदार को इन्होंने ठेका दिलाया उससे कमीशन इतना ले लिया कि उसने काम बंद कर दिया और आज कोर्ट में केस पड़े हुए हैं। तो एक बात नहीं है, 1000 बातें हैं। ये राज्यसभा के सांसद है, क्या किया इन्होंने, वो अपनी कामों की जानकारी देना। सिर्फ जहां जा रहे हैं वहां बोल रहे हैं कि मोदी जी मोदी जी। भाई मेरे प्रदेशवासियों, एक अच्छा सांसद होना जरूरी है जो प्रधानमंत्री के आंखों में आंखें डालकर अपने क्षेत्र के लिए न्याय मांग सके। अगर यहाँ के सांसद काबिल होते तो अंकिता भंडारी के मामले में प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल के पूछते कि साहब उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके लिए काबिल सांसद चाहिए। जब हमारा अहित हो रहा था, सेना में भर्ती की रोक लगाकर जब हमारा अहित हो रहा था, अग्निवीर योजना चालू हो रही थी, अगर काबिल सांसद होता तो इसका विरोध करता कि ये नहीं होना चाहिए। क्या बलूनी जी में इसकी ताकत है कि वो इस चीज़ का विरोध कर सकें? और अगर है तो वो खुलेआम मंचों पर आकर कहें कि मैं अग्निवीर योजना का विरोध करता हूं, मैं अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं, जो सरकार ने उन्हें बचाने के लिए कोशिश की है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। बोले ना, अगर हिम्मत है तो आप क्या मुद्दे हैं और जनता के, यही तो मुद्दे हैं जनता के। तो आप ये कह रहे हैं कि आप इन मुद्दों पे उन्हें घेरेंगे, लेकिन आप एक बात तो मानेंगे ना, आप पब्लिक में जा रहे हैं तो आपको कैंडिडेट के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आपके बीच में आके खड़े हो जाते हैं, उनकी लोकप्रियता आपके बीच में आगे बढ़ जाती है। देखिए मेरी बात, आप कह सकते हैं मैं राहुल गांधी के नाम पे वोट मांगता हूं, वो तो कह रहे हैं, वो तो खुलेआम कहते हैं हम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। देखिए ऐसी बात है, असली बात ही वही है। ये अपने नाम पे थोड़ी है, तो कहीं नहीं टिक रहे हैं। अगर इनमें और मेरे में सीधी लड़ाई हो तो ये तो 80-20 की है लड़ाई, 80 हम हैं 20 वो हैं। लेकिन ये बात सच है, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है मेरी आपका। बात सुनिए, सच ये है, ये सच है, इसको हम स्वीकार करते हैं कि लड़ाई हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे है, उनके नाम से हमारी लड़ाई है। लोग मुझे कांग्रेस का कैंडिडेट गणेश गोदियाल का के नाम से जानते हैं, ये जानते हैं कि भाई यह जुझारू आदमी है, हमारे लिए लड़ेगा। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी की वो है कि तथाकथित रूप से जो बीजेपी ने एक झूठ को लोगों के मनस में फिट कर दिया है कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, फलाना है, रामराज आने वाला है। मैं आपको बता दूं, ये साइकोलॉजिकल वार है जिसमें बीजेपी ने एक अतीत में बढ़त बनाई। कैसे? जैसे बचपन में एक खेल खेला करते थे, मैंने कई भाषणों में कहा, आपको भी आपके चैनल के माध्यम से विभिन्न श्रोताओं को बता दूं, हम बचपन में एक खेल खेला करते थे। एक बच्चे के आँख पे पट्टी बांध देते थे और फिर एक दूसरा बच्चा लुका छुपी का खेल बोलते थे उसको। दूसरा बच्चा वहाँ से आवाज़ करता था मैं यहाँ हूँ, और वो आंखें बंद करके, मतलब आंख तो बंद ही होती थी, तो झपक लगा के जाता था वहाँ उसको पकड़ने के लिए। तब तक वो खिसक जाता था, इस तरफ आ जाता था मैं यहाँ हूँ, फिर वो इधर झपक लगा के जाता था। फिर तीसरी बार वो और दूसरी दिशा में चला जाता था, फिर झपक लगा के वो बच्चा वहाँ जाता था। खुदा ना खास हाथ लग गया तो लग गया, नहीं तो कहाँ से हाथ लगना है, झपक ही लगाते थे। तो प्रधानमंत्री जी ने इसी प्रकार का साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालने के लिए खेल खेला। 2014 में कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, और अंधभक्त लग गए झपक लगाने में, अच्छे दिन आने वाले हैं, कहाँ है अच्छा दिन। दूसरी बार टास्क चेंज कर दिया, गोल चेंज कर दिया, क्या कहा 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष, और अंधभक्त लग गए, इनके जो बनाए हुए अंधभक्त हैं वो लग गए झपक लगाने में, नौकरी नौकरी, कहाँ है नौकरी। और अब
टास्क फिर बदल दिया, रामराज आने वाला है, और अब फिर लगे हुए हैं, पर अब कम हो गए, अब कुछ तो थक गए। तो ये है, ये वार था। तो ग्राउंड में आपको लग रहा है कुछ लोग कम हुए हैं? जिसकी हकीकत को हम लोगों को समझाना चाहते हैं। देखिए, समस्याएं हैं और लोगों की नजरें हैं। बीजेपी करती ये है, और खास करके प्रधानमंत्री जी की इसमें महारत हासिल है कि वो समस्याओं पर लोगों की नज़रों को हटाने के लिए बीच में धुंध पैदा कर देते हैं, कोहरा पैदा कर देते हैं। जिस प्रकार से इस सामने का पहाड़ हमें इसलिए नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर धुंध लग गई है, इसी प्रकार समस्याओं से नज़र न टकराए लोगों की, बीच में धुंध पैदा कर दो। तो ये जितने सगुफे हैं, अच्छे दिन, तो आप धुंध हटा पा रहे हैं अपनी पब्लिक के बीच जाके? मेरी बात सुनिए, अच्छे दिन आने वाले हैं, रामराज आने वाला है, या 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, हम इतना ये कर देंगे, वो ये धुंध फैलाने की कोशिश है, समस्याएं लोगों को न दिखें। और आपने जो पूछा है, मेरी वो कोशिश लगातार जारी है, और इसके अंत में मैं ये कहूँगा, मेरी कोशिश इसलिए है, इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मुझे गीता के उस श्लोक पर पूरा विश्वास है कि कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक आखिरी सवाल बस आपको निकलना है। 1991 से अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो केवल 2 बार कांग्रेस पार्टी ये सीट जीती है, केवल 2 बार, बाकी बार बीजेपी के उसमें गई है। तो ये साइकोलॉजिकल दबाव नहीं रहता? मैं तो किसी दबाव को नहीं देखता, मेरे सामने जो चीज़ आती है मैं उसको सॉल्व करता हूँ। और राजनीति में एक चीज़ मानता हूँ कि सब वादों के बाद एक वाद बहुत बड़ी तेज़ी से काम करता है, और वो है नेतृत्ववाद। मैं ये विश्वास अगर लोगों को दिला पाया कि मैं आपका नेतृत्व करने के लायक हूँ, मैं आपका सक्षमता के साथ आपके नेतृत्व को कर सकता हूँ, दिल्ली के संसद भवन में आपकी आवाज़ को उठा सकता हूँ, ये मैं नेतृत्ववाद अगर पैदा कर पाया तो मैं चुनाव निश्चित रूप में जीतूंगा। चलिए, बहुत धन्यवाद गोदियाल साहब, आपने समय दिया, बहुत आभार आपका। तो गणेश गोदियाल जो है वो उत्साह से लबरेज हैं। उनका कहना है कि गढ़वाल में वो एक नेतृत्ववाद खड़ा करना चाह रहे हैं, और वो पब्लिक को ये विश्वास दिलाएंगे कि वो हैं जो उनकी आवाज़ बन सकते हैं, उनकी आवाज़ उठा सकते हैं। बहरहाल जनता जनार्दन को तय करना है वो किसके सिर ताज बैठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास इंटरव्यू को देखने के लिए।